हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं और एक नया चैप्टर का रिवीजन करने जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल क्षार एवं लवण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और समझते हैं एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम बहुत सारे पदार्थों को बहुत अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ के हमारे कई सारे गुण होते हैं। कई पदार्थों को हम बोलते हैं कि ये शुद्ध है, तो कई बोलते हैं अशुद्ध है, यानी शुद्ध और अशुद्ध में कैटेगराइज कर देते हैं। फिर हम इन्हीं पदार्थों को क्या बोलते हैं, ठोस, द्रव, गैस के आधार पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से पदार्थों का एक और क्लासिफिकेशन देखने के लिए आया टेस्ट के आधार पे, यानी पदार्थों को हम लोगों ने टेस्ट के बिहाफ पे क्या किया, कैटेगराइज किया। तो हमें दो तरीके के पदार्थ देखने के लिए मिले, पहला तो अम्ल और दूसरा क्षार, ठीक है ना। अम्ल वो पदार्थ होता है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, यानी सोरिंग टेस्ट देता है, तो उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था, खट्टा। और जो स्वाद में हमें कड़वा क्या देता है, टेस्ट देता है, तो जो कड़वा टेस्ट देगा, बिटर टेस्ट देगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो स्वाद के आधार पे हम लोगों ने पदार्थ को कैटेगराइज किया था, ठीक है ना। और यहीं से स्टार्ट होती है कहानी एसिड एंड बेस की, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे एसिड और बेस क्या होते हैं। तो देखिए एसिड क्या होते हैं, तो भैया जो स्वाद में, मतलब पहले तो हम लोगों ने एसिड को स्वाद के आधार पे और लिटमस पेपर के प्रभाव के आधार पर अम्ल और क्षारकों को वर्गीकृत किया था। तो मेरे सबसे पहले आया था कि एसिड उस पदार्थ को, ये सबसे पुरानी कहानी है कि भैया पदार्थ को किस आधार पे करते थे, स्वाद के आधार पे। खट्टा होगा तो एसिड और कड़वा होगा तो क्षार, ठीक है ना। तो मेनली क्या हुआ कि देखिए सबसे पहले ये था कि जिसका वो पदार्थ जिसका स्वाद क्या होगा, खट्टा होता है, और जो लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मतलब अगर कोई आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ देता है कि अगर हमारे पास ब्लू है, अगर हमारे पास क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, एसिड को रख देते हैं, तो एसिड उस लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। याद रखना है, ठीक है ना, कि अगर एक लिटमस पेपर क्या होता है सर, एक पेपर होता है, ठीक है ना, जो लाइकेन के पौधे से बना होता है। तो इसके ऊपर अगर आपने क्या रखा, अगर आपने इसके ऊपर एसिड डाल दिया तो ये क्या करेगा, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पहचानते थे कि ये कोई भी पदार्थ एसिड है कि बेस। पहला तरीका कि भैया हम चख लेते हैं, अगर खट्टा होगा तो एसिड, और अगर नहीं चखने का मन कर रहा है तो लिटमस पेपर लेंगे। नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, अम्ल है, ठीक है ना। तो हम लोग को पहचानने का तरीका क्या है, अम्ल का डेफिनेशन आप क्या दोगे। तो अम्ल को शुरुआत में कैसे क्लासिफाई किया गया, भैया जो स्वाद में खट्टा होगा अम्ल होगा, या जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे, ठीक है ना। अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, एसिडस से हुई है। किससे हुई है, एसिडस से हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एसिडस से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। वैसे तो एसिटम भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, खट्टा। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं वो खट्टे होते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बोल दिया गया कि भैया जिन भी पदार्थों के अंदर क्या होगा, अम्ल होगा, तो अम्ल का मतलब वो क्या कर देगा, खट्टा बना देगा। क्या बना देगा, खट्टा। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, यहाँ पे सिरका जो होता है, सिरके के अंदर भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड नाम का क्या होता है, सॉरी सिरके के अंदर एसिटिक एसिड नाम का अम्ल पाया जाता है। फिर वहाँ पे सिट्रस फल यानी नींबू और संतरा, इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली के अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है ना, जिसके कारण इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। लेकिन बाद में आर्हेनियस साहब ने देखा जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ थे जिनको हम चख के नहीं बता पा रहे थे, है ना, जिनको हम चख के नहीं बता सकते थे। तो ऐसे पदार्थों के लिए क्यों नहीं चख के बता सकते थे, क्योंकि ऐसे एसिड थे, ऐसे पदार्थ थे जिनके अंदर एसिड बहुत खतरनाक होता था, अगर उनको चख लेते तो मर जाते, है ना। तो इसलिए एक साइंटिस्ट आते हैं आर्हेनियस साहब, वो कहते हैं कि चखने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, उसको कहाँ पे डाल दो, पानी के अंदर डाल दो। अगर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है यानी H+ दे रहा है पानी के अंदर जाने के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे, ठीक है ना। तो अम्ल का डेफिनेशन आर्हेनियस साहब के अनुसार क्या है कि अम्ल के आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जितने भी अम्ल होंगे उनमें क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखें अम्लों के प्रकार। अगर हम अम्ल के प्रकार देखें
तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। अब मेनली ध्यान से समझेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो अब हमारे पास डेफिनेशन आ चुका है कि जो भी H प्लस आयन देगा, जैसे ये HCl है, HCl को मैं पानी में डालूंगा तो HCl टूट जाएगा H प्लस और Cl माइनस में। तो इसका मतलब ये H प्लस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, टूटने पे दे रहा है कि नहीं दे रहा है H प्लस। इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। तो एसिड पहचानने का एकदम आसान तरीका, एकदम शानदार तरीका, कोई भी आपके सामने लिखा हो, कोई भी कंपाउंड लिखा हो, कोई भी पदार्थ का केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र लिखा होगा, तो हमें बस ये पता करना होगा कि उसके अंदर H है कि नहीं है। जैसे HCl अम्ल है कि नहीं है, बिल्कुल। H2SO4 अम्ल है कि नहीं है, बिल्कुल। HNO3 अम्ल है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। CH3 COOH अम्ल है कि नहीं है, बिल्कुल। तो जहां जहां H दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है, H दिख गया, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। तो स्वांटे आर्यनियस साहब ने ये बोला था कि भैया इनको अगर मैं पानी के अंदर डालूंगा तो ये H प्लस हमको देंगे, और इसका मतलब इनके पास क्या लगा होगा, H लगा होगा, इसका मतलब ये एसिड है। अब सपोज कर लो मैंने पानी के अंदर डाला है ना, पानी के अंदर इस HCl को डाला, तो ये पानी के अंदर जाने के बाद पूरा का पूरा H प्लस दे रहा है, मतलब पूर्ण रूप से टूट जा रहा है। मतलब सर मतलब मान लो यहाँ पे 100 हाइड्रोजन है और 100 ठो क्लोरीन है, 100 हाइड्रोजन और 100 क्लोरीन है ना। जब मैं इसको पानी के अंदर डाल रहा हूँ तो पूरा का पूरा 100 ठो हमको हाइड्रोजन मिल जा रहा है और 100 ठो क्लोरीन अलग, समझ पा रहे हैं ना, यानी 100 के 100 हाइड्रोजन अलग हो गए। तो ऐसे टाइप के एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जिसको हम पानी के अंदर डालें और वो अपना पूरा का पूरा H प्लस बाहर कर दे, समझ में आ रहा ना, पानी के अंदर डाल दे। लेकिन सपोज कर लो एक पे CH3COOH, इसको अगर मैं पानी के अंदर डाल रहा हूँ, इसको मैं कहाँ डाल रहा हूँ, पानी के अंदर डाल रहा हूँ, तो मान लो यहाँ पे CH3 पहले देखो ये टूटेगा तो CH3COO माइनस और H प्लस में टूटेगा। अब ध्यान से देखना, मैं देख रहा हूँ कि दो पार्ट है इसके, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ये जो H वाला है मान लेता हूँ कि 100 ठो H था और 100 ठो CH3COOH था, है ना। जब पानी के अंदर मैंने डाला तो ये 100 का 100 H प्लस नहीं दे रहा है, समझ आ रहा ना, 100 का 100 H प्लस नहीं दे रहा है, मात्र 20 ठो दिया या 30 ठो दिया, पूरा नहीं दे रहा है। कहने का मतलब इसके पास 100 ठो था ना, इन 100 के 100 H अपना नहीं दिया पानी को, ये मात्र 20 या 30 ठो दे रहा है, समझ में आ रहा ना। तो ऐसे टाइप के एसिड को हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। यानी अगर पूर्ण रूप से H प्लस मिल जाएगा तो स्ट्रॉन्ग, अब पूर्ण रूप से नहीं अपना H प्लस दे पा रहे तो इसका मतलब एसिड वीक, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ध्यान देंगे तो अम्ल और अम्ल कितने प्रकार के मिलेंगे आपको, दो प्रकार के, पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे एसिड जो पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और एग्जांपल याद रखेंगे H2SO4 HCl और HNO3, क्या है ये सर प्रबल अम्ल है और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे दुर्बल अम्ल के लिए आप ध्यान देंगे कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, पूर्ण रूप से टूटते नहीं है, पूर्ण रूप से टूटबे नहीं करेंगे, पूरा अपना H प्लस अलग करेगा नहीं करेगा, मात्र 20-30 ठो कर रहा है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। एग्जांपल के लिए HCl CH3COOH HCOOH, ओके, ये सब एसिड है। मैं कुछ एसिड के नाम आपको दे देता हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे आप जितने भी यहाँ पे आए हैं। तो एसिड के अगर आपसे नाम पूछे जाए तो आप पहला बोलेंगे HCl को हिंदी में क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, इसके बाद फिर क्या आता है, आप खुद लिखते जाइए, मैं बोलते जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले ये तो पहला हो गया, दूसरा HI लिखा है तो हाइड्रोजन आयोडाइड, क्लोराइड की जगह पे क्या डाल दोगे, आयोडाइड, बस ये डाल दो आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद फिर देखो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो HF डाल दो, HF, तो HF से क्या हो जाएगा, HF से आ जाएगा आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड, हिंदी में आप नाम लिखते जाओ, ठीक है। तो HCl HBr HI HF ये सब के सब एसिड है। इसके अलावा HNO3, इसके अलावा H2SO4, इसके अलावा CH3COOH, इसके अलावा HCOOH, इसके अलावा HCN, ठीक है ना। इतना सारा आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है, नोट करके लिख लेंगे। सबका नाम बता दे रहा हूँ, इसका हाइड्रोजन क्लोराइड HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रिक एसिड क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड,
सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, इसको मेथेनोइक एसिड, और इसको साइनाइड एसिड, ठीक है ना, क्या हाइड्रोजन साइनाइड। ओके ओके, चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हम लोगों ने अम्ल के बारे में जान लिया कि अम्ल खट्टा होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और पानी के अंदर डालूंगा तो H+ आयन देगा। तो एसिड के बारे में इतनी बातें क्लियर हो गई है ना, ठीक। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे देखो अब ध्यान से समझना। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भैया अगर मैं इन सबको, जैसे जितना भी मैंने लिया है, इन सबको अगर मैं पानी के अंदर डाल रहा हूँ तो इनकी प्रबलता का क्रम दिखाया गया। प्रबलता मतलब कितना आसानी से ये अपना H+ त्याग सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे आसानी से कौन त्यागेगा, HCl, आराम से जितना है, अगर सॉल्ट हो तो 100 दे देगा। HNO3 सॉल्ट हो तो 90 दे देगा, 10 बचा लेगा, ऐसे समझते जाओ। H2SO4 HNO3 से थोड़ा कम प्रबल होता है, यानी ये अपना 80 दे देता है, 100 में से 20 बचा लेता है। CH3COOH ये तो डायरेक्ट 50 खाली 50 से देगा। H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये उससे भी कम देगा, 30 HCl ओ उस कम 20 खाली देगा, समझ में आ रहा ना। तो कौन कितना आसानी से अपना H+ दे पा रहा है, वही उसकी प्रबलता कहलाती है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गनेस कहलाती है, ठीक है ना। तो ये क्रम याद हो जाएगा बिल्कुल। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, उसके बाद HNO3, उसके बाद H2SO4, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर है, क्लियर। अब इसके बाद ध्यान से समझेंगे तो हाइड्रोजन आयन आकृति में क्या होता है, बहुत छोटा होता है, छोटे आकार तथा उच्च आवेश घनत्व के कारण यह जल के अणु के साथ क्या हो जाता है, जुड़कर क्या किसका निर्माण कर देता है, हाइड्रोनियम आयन। अब देखो ये जितना H+ देंगे, किस में देंगे, मतलब ये H+ है ना, सॉरी HCl है, HCl को मैंने किस में डाला हुआ है, पानी के अंदर, है ना, पानी के अंदर डाला हुआ है। पानी के अंदर जो ही जाएगा HCl तो एक तो H+ देगा और दूसरा Cl- देगा। थोड़ा ध्यान से समझेगा। इधर कौन है, H2O है, H2O है। तो ये जो H+ है वो एक्चुअल में जानते हैं किसके साथ आके जुड़ जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है, H2O के साथ। यानी जितना पनिया के अंदर में जाएगा H+ वो सब किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, H2O के साथ, और क्या बन जाएगा, 3 H हो जाएंगे और H3O+, समझ में आ रहा ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ध्यान देना है, जो भी मतलब इनको हम पानी के अंदर डालेंगे एसिड को, तो एसिड पानी के अंदर जाएगा, अपना H+ देगा, और वही H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, H2O के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। तो H3O+ को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। देखिए प्लस चार्ज है इसके पास, ठीक है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसिड की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि भैया ये कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में विलेय होते हैं। यानी स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे, और जल में कैसे होते हैं, घुलने वाले होते हैं। विलेय का मतलब घुल जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अच्छा, पिंक लिटमस पेपर का कलर कई सारा होता है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे तो नीला था, लाल कर दिया। अगर लाल लिटमस पेपर होता तब तो लाल होता तो लाल ही रहने देते, चेंज नहीं करते, ठीक है ना। गुलाबी होता तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर देते, लाल में, समझ में आ रहा ना। और नीला देंगे तो लाल कर देंगे, यानी हर केस में लाल ही करना है इनको। और लाल है तो भी लाल ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ओके। अम्लों की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, कोरिजिव होती है, संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, इनका काम क्या होता है, संक्षारण पैदा करना। किसी के साथ जाएंगे रिएक्ट कर जाएंगे, तुरंत क्या हो जाएंगे, तुरंत किसी के साथ। संक्षारण का मतलब ये होता है ना कि किसी के ऊपर पहुंच जाएंगे। मतलब जैसे एसिड, तेजाब जानते हैं ना आप लोग, तेजाब आप लोगों ने सुना होगा, एसिड को हम तेजाब ही बोलते हैं। तो अगर हम चेहरे पे डाल देते हैं, स्किन पे डाल देते हैं तो स्किन को जला देता है ना, वैसे ही अगर मान लीजिए हम इसको कपड़े के ऊपर डालेंगे तो कपड़े को जला देगा, लकड़ी के ऊपर डालेंगे लकड़ी को जला देगा, कागज के ऊपर डालेंगे जला देगा, त्वचा जैसे कि अभी हमने बात किया, इन सबको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्योंकि तुरंत जो ही डालोगे तुरंत क्या कर देता है, क्रिया कर जाता है। क्या कर देता है, क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। और रासायनिक अभिक्रिया क्यों पाती है, क्योंकि तुरंत जो ही ये किसी के साथ मिलेगा तुरंत अपन H+ फेंक के तुरंत उनको कनेक्ट कर लेगा। समझ पा रहे हो ना, समझ में आया है ना। तो एसिड के ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब आता है कि इनके केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टी मैं पहले भी बता चुका हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर मैं इसका बाकी लोगों के साथ रिएक्शन कराऊँ तो कैसा बिहेव करेगा, है ना। तो अगर मैं एसिड को किसके साथ रिएक्ट कराऊँ, मेटल के साथ, तो जब मैंने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया तब मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, सॉल्ट, यानी लवण मिलेगा। क्या मिलेगा, लवण। ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान देंगे फिर से जब मैं मेटल के साथ
जब जब मैं मेटल के साथ या जब जब मैं एसिड के साथ किसका रिएक्शन कराऊंगा, मेटल का, किसका रिएक्शन कराऊंगा, मेटल का, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सॉल्ट, और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए HCl लिया और कौन सा मेटल लिया, सोडियम, तो क्या बन जाएगा NaCl, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। बाकी आप इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करो तो फटाफट, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, देखना कभी भी जीवन में हाइड्रोजन अगर अकेले की बात हो रही है तो H2 के फॉर्म में होगा, क्योंकि ये डाई एटॉमिक सब्सटेंस है या डाई एटॉमिक एलिमेंट है, यानी हमेशा यहाँ पे ये अकेले नहीं आएगा, हमेशा H2 के फॉर्म में होगा, जैसे Cl2, Br2, समझ में आ रहा ना, ये जितने भी हैं ये हमेशा 2 के फॉर्म में होंगे, डाई एटॉमिक होंगे। जैसे ऑक्सीजन बोला तो O2, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 क्लोरीनो हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 ही है, तो 2 से यहाँ पे गुणा कर दूंगा, तो 2 से गुणा करूंगा तो क्लोरीन भी 2 हो गया, लेकिन सोडियम भी क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस भी साथ साथ होते रहना चाहिए। ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान से फटाफट, तो यहाँ पे आयरन था, आयरन ने HCl के साथ रिएक्शन किया, FeCl2 बनाया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। जिंक है, जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया और ZnSO4 बनाया। ये देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसमें क्या होता था, उसमें यही होता था ना कि मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CuSO4 है ना, और अगर मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन कराया तो ये सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज में इस कॉपर से ऊपर आता है, तो ये क्या कर देगा, ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी इस कॉपर को हटा देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा ना। तो क्या बनता था रिएक्शन के बाद, बन जाता था Na2SO4 और यहाँ पे कॉपर हो जाता था, अलग हो जाता था। सेम कहानी यहाँ पे है भैया, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na है और यहाँ पे HCl है ना, तो ये Na H से क्या है, ऊपर है, तो क्या करेगा, इस H को हटा देगा और Na इसकी जगह पे आ जाएगा, तो बस यही हुआ है। यहाँ पे H2 बाहर हो गया और NaCl, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है यहाँ पे, समझ आ रहा ना। और ये जो बना है देखिए, क्या इसमें H पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्ट है। क्या है ये, सॉल्ट यानी लवण। NaCl के अंदर कोई H नहीं है, तो इसका मतलब ये सॉल्ट है, ठीक है, ठीक। अब देखिए H2 गैस के लिए परीक्षण मुक्त हुई हाइड्रोजन जलाने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसे अगर हम जला रहे हैं तो कौन सा साउंड देखने के लिए मिलेगा, कौन सा साउंड सुनने के लिए मिलेगा, पॉप। ओके। अब मान लीजिए मैंने इस हाइड्रोजन क्या बोलते हैं एसिड को किसके साथ रिएक्ट करा दिया, अगर मैंने एसिड को धातु कार्बोनेट का मतलब ध्यान से समझिए, जब धातु कार्बोनेट बोल दिया तो इसका मतलब यहाँ पे कोई मेटल होगा और यहाँ पे CO3 होगा, ठीक है, मेटल CO3। और अगर मेटल बाई कार्बोनेट बोल दिया यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका मतलब यहाँ पे मेटल होगा और फिर यहाँ पे HCO3 हो जाएगा। यहाँ पे CO3 पे कैसा चार्ज होता है, -2 होता है, और यहाँ पे HCO3 पे कैसा चार्ज होता है, -1 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो जब मैं एसिड का किसके साथ कराऊंगा, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा, तो जब मैं एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, और कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बन जाएगा, पानी। इसको याद करना बहुत जरूरी है। जबकि अगर मैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी मेटल बाई कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनेगा। पहले तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डबल नहीं हो रहा है, सॉरी डबल नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। CO3 है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, पानी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड, याद हो जाएगा, बड़ा आसान है ना। यहाँ पे कैल्शियम बाई कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के साथ करा दिया तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया और पानी बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। समझ में आ रहा है, तो दोनों रिएक्शन याद हो जाएंगे। सबसे पहला कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं एसिड का रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, एसिड का रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सॉल्ट मिल जाएगा
और क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। जबकि मैंने एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराया, एसिड का रिएक्शन मैंने कराया मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है ना। एसिड का रिएक्शन मैंने मेटल कार्बोनेट के साथ कराया, तो क्या मुझे मिलेगा, तब मुझे मिल जाएगा यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे याद कर लेंगे सॉल्ट, फिर पानी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा का सारा हमें देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे ये याद करना है। तो दूसरा मिल गया है ना, ये दूसरा हो गया यहाँ पे खत्म। अब आएंगे हम तीसरे के पास। तीसरा रिएक्शन देखिए बड़ा आसान है और आसानी से आप समझ सकते हो, 3 ही रिएक्शन है। पहला मेटल का एसिड का किसके साथ कराया गया है, मेटल के साथ। दूसरा मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। अब तीसरा मेटल ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, सॉल्ट। अब इस सॉल्ट क्या होता है आगे हम देखेंगे। जब मैं मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन कराऊंगा तो एक तो सॉल्ट बनेगा और दूसरा क्या बन जाएगा, वाटर। एग्जाम्पल याद कर लो, कैल्शियम ऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो CaCl2 बनेगा और पानी बन जाएगा। क्या हुआ, ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे कैल्शियम चला गया H के पास और H चला आया O के पास, तो बन गया, हो गया कि नहीं हो गया रिएक्शन। बड़ा सिंपल रिएक्शन है, कोई टफ रिएक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे MgO है, यहाँ पे H2SO4 है। Mg कहाँ चला जाएगा, H के जगह पे और H चला आएगा O के जगह पे, तो क्या बन गया, यहाँ पे H2O और यहाँ पे MgSO4। कितना आसान है कि नहीं है। तो धातु ऑक्साइड मतलब कोई भी मेटल होगा उस मेटल के बगल में क्या जुड़ा होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। ओके, अब देखते हैं एसिड के उपयोग। तो सबसे पहला उपयोग हम सल्फ्यूरिक एसिड का देख रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, लेड की बैक्टीरिया होती हैं उनमें करते हैं। उनमें क्या करने के लिए करते हैं, देखिए बैटरी जो होती है ना वो केमिकल रिएक्शन के बदौलत क्या निकालती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। केमिकल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है, ठीक है ना। अब देखो जो बैटरी होती है ना उसके अंदर जब खोलोगे तो अंदर पदार्थ कुछ मिलेगा, केमिकल मिलेगा। उसी केमिकल के रिएक्शन के कारण क्या बनता है, केमिकल एनर्जी बनता है और उसी केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे लेड की बैटरी में किसका यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है, प्लास्टिक कृत्रिम रेशे बनाने में और उर्वरक निर्माण में किया जाता है, ठीक है ना। तो यूरिया बनाना हो या खाद बनाना हो तो वहाँ पे भी इसका यूज होगा। पेट्रोलियम मतलब जो पेट्रोल वगैरह है बनाना है उसमें किया जाता है, प्लास्टिक बनाना हो उसमें किया जाता है, कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है। अब नाइट्रिक एसिड की बात किया जाए तो नाइट्रिक एसिड का यूज क्या करने के लिए किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है सोने और चांदी के शोधन में। मतलब सोना और चांदी है ना, तो सोने और चांदी को प्योरीफाई करने के लिए नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ओके, और इसके साथ साथ उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि उसे सोरे से बनाया जाता है। देखिए नाइट्रिक एसिड को क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड को एक्चुअल में सोरे का अम्ल भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है सोरे का अम्ल किसे कहते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, नाइट्रिक एसिड HNO3 को सोरे का अम्ल कहा जाता है। किससे बनाया जाता है, KNO3 से बनाया जाता है। और KNO3 को ही हम लोग एक्चुअल में सोरे बोलते हैं। जबकि यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कलई से पूर्व लोहे की जो चादर होती है जिसपे बिछा के हम क्या करेंगे, कोई काम करेंगे, उसको साफ करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक एक करके याद कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या करने के लिए करेंगे, लेड की बैटरियों के अंदर करेंगे। नाइट्रिक एसिड का काम सोने और चांदी को प्योरीफाई करने के लिए किया जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्या करने के लिए किया जाता है, तो कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से एसिड वाला टॉपिक हमारा क्या हो गया, खत्म, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने ये देख लिया कि एसिड क्या होते हैं, ठीक है ना। एसिड क्या होते हैं, तो एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और अनिर्णीय साहब के अनुसार जिनको हम पानी के अंदर डालेंगे तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। इस आधार पे देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होते हैं जिनको पानी के अंदर डालो तो पूरा H+ दे देते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल उन अम्लों को कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपना H+ नहीं देते हैं, ठीक है। ठीक,
इसके बाद फिर हम जानते हैं कि ये जो H+ जाएगा पानी के अंदर, तो ये H+ लेने के बाद वो पानी के साथ क्या करेगा, वो H+ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा। ठीक, और अम्ल का जो बेसिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो भैया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और किसी भी चीज़ को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। रासायनिक गुण मतलब धातु के साथ यदि अभिक्रिया करेंगे अम्ल, तो धातु के साथ अभिक्रिया करके जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक, और इसके बाद अगर हम इनको धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ मिला दें, तो ये क्या करेंगे, ये उनसे क्रिया करके लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे और पानी बना देंगे। इसका एग्जाम्पल भी हमारे सामने यही है। चाहे वो धातु कार्बोनेट से करें चाहे धातु बाई कार्बोनेट से करें, हर बार वो क्या करेंगे, हर बार वो लवण बनाएंगे, पानी बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेंगे। ओके, और तीसरे नंबर पे जो आता है 3 ही है, मात्र 3 है, तो तीसरा वाला देख लीजिए कि जब ये धातु ऑक्साइडों के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, धातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करके क्या करेंगे, एक सेकेंड कहाँ गया, धातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, मेटल बनाएंगे और पानी साथ ही साथ बना देंगे। ठीक है ना, धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके अम्ल, लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड और पानी का निर्माण करता है। एसिड के उपयोग क्या है, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लेड की बैटरियों में करते हैं उपयोग, नाइट्रिक एसिड चांदी और सोने के शोधन में करते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वस्त्र उद्योगों में, मतलब जो क्या बोलते हैं, टेक्सटाइल कंपनियां होती हैं, उनमें कपड़ा रंगने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको एसिड आज की क्लास में क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एमर्स।